हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए उत्साह और जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में आज के जो टॉपिक हम करने वाले हैं, जिनकी प्रैक्टिस वो है डाटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट, कोडिंग डिकोडिंग। तो इन चार टॉपिक्स की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं विजयी भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ इज राजूज वाइफ रिलेटेड टू दियाज हस्बैंड फादर इन लॉ। राजू की वाइफ का रिलेशन पूछ रहा है हमसे, किससे? दिया हस्बैंड फादर इन लॉ। दिया के हस्बैंड के फादर इन लॉ क्या हुए? दिया के फादर हुए। जो दिया के हस्बैंड के फादर इन लॉ हो गए वो दिया के हस्बैंड हो गए। हमसे ये रिलेशन पूछ रहा है कि राजू की वाइफ का रिलेशन दिया के फादर के साथ क्या है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दिया हस्बैंड इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ दानी। दिया का जो हस्बैंड है वो ओनली ब्रदर इन लॉ है दानी का। दानी हु इज द अनमैरिड डॉटर ऑफ रानी। तो यहाँ से क्या पता लगा हमें कि दिया और दानी ये क्या है? सिस्टर्स हैं, क्योंकि दिया का जो हस्बैंड है वो ब्रदर इन लॉ है दानी का। इसका मतलब दानी दिया की सिस्टर हुई और रानी की ये अनमैरिड डॉटर है दानी। तो इसका मतलब दिया का जो रानी है वो क्या है? मदर है। मदर हुई दिया की, जो रानी है वो मदर हुई। आगे क्या बोल रहा है ये? दिया हस्बैंड हैज़ नो सिबलिंग। दिया का हस्बैंड का कोई सिबलिंग नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल 100% करेक्ट हो गया कि दिया और दानी सिस्टर्स हैं। और दिया की अगर यहाँ पे मदर रानी है तो दिया की मदर भी रानी होगी। उससे आगे देखिए, रानी इज दी ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ राजूज ओनली ब्रदर। अब जो रानी, जो मदर है दिया की रानी, वो सिस्टर इन लॉ है राजू के ब्रदर की, राजू के ओनली ब्रदर की। इसका मतलब रानी राजू की क्या हुई? वाइफ हुई। रानी राजू की क्या हुई? वाइफ हुई। तो अगर रानी राजू की वाइफ है और हमें पता है रानी मदर है दिया की, तो इसका मतलब दिया के फादर हुए राजू। तो दिया के फादर हुए राजू, तो यहाँ से हमें पता लग गया तो राजू के जो वाइफ है उसका दिया के फादर के साथ क्या रिलेशन है? वो क्या है आपस में? हस्बैंड वाइफ है। यहाँ से हमें पता लग गया। और यहाँ लिखा हुआ है रानी हैज़ नो सिबलिंग। रानी के भी कोई सिबलिंग नहीं है, तो इसका मतलब वो राजू का ही ब्रदर होगा। जिसकी रानी सिस्टर इन लॉ है वो राजू का ही ब्रदर होगा। तो राजू क्या हुआ? रानी का हस्बैंड हुआ। और यानी कि अगर रानी का हस्बैंड हुआ तो यही हमसे पूछ रहा है कि राजू की जो वाइफ होगी उसका राजू के साथ ही क्या रिलेशन होगा? दिया के जो फादर है वो कौन है? राजू। तो पहले स्टेटमेंट से हमें बिना फैमिली ट्री बनाए ही पता लग गया हमें कि इसका आंसर क्या होगा। अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में हमसे ये क्या कह रहा है? दिया हस्बैंड इज दी ओनली ब्रदर ऑफ राशि। दिया के जो हस्बैंड है वो ओनली ब्रदर है राशि के। ठीक है। राशि के, राशि इज ओनली सिबलिंग्स मदर इन लॉ इज रानी। अब राशि का ब्रदर कौन है? दिया का हस्बैंड। और इसका सिबलिंग कौन हुआ? दिया का हस्बैंड। और उसकी मदर इन लॉ रानी है। इसका मतलब दिया की मदर रानी हुई। हु इज डॉटर इन लॉ? हु इज राशि इज ओनली सिबलिंग्स मदर, ओनली सिबलिंग्स मदर इन लॉ इज रानी। रानी के बारे में कह रहा है हु इज पैटर्नल, हु इज डॉटर्स पैटर्नल अंकल हैज ओनली वन ब्रदर नेम्ड राजू।
अब जो इसकी डॉटर है जैसे कि दिया, उसके जो पैटर्नल अंकल है, ठीक है, उसके पैटर्नल अंकल हैज़ ओनली वन ब्रदर नेम राजू। तो इसका मतलब इसके फादर के साइड से अंकल कौन है, उनका ब्रदर राजू है। इसका मतलब दिया के फादर हुए राजू, फिर से वही पता लग गया हमें कि दिया के फादर हुए राजू। तो राजू का ही हमसे रिलेशन पूछा जा रहा है, राजू की वाइफ के साथ क्या है, तो वो क्या है आपस में हस्बैंड वाइफ हुए। तो ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली हमें आंसर बता रही हैं कि हाउ इज राजूज वाइफ रिलेटेड टू दिया हस्बैंड फादर इन लॉ। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, द डाटा आइदर इन स्टेटमेंट वन अलोन और इन स्टेटमेंट अलोन टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब हम इसका, अगर हम फैमिली ट्री भी बनाए तो वो भी बना देते हैं कि दिया हस्बैंड, दिया का हस्बैंड बनाएंगे पहले, ये दिया, ठीक है, और ये हो गया उसका हस्बैंड, यहाँ नेम नहीं दिया, हम एच रखते हैं। इज दी ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ दानी, तो ये आ गया यहाँ पे दानी, ठीक है। हु इज़ द अनमैरिड, ये अनमैरिड है और डॉटर भी है ऑफ रानी, तो यहाँ पे आ गया रानी, इसका मतलब रानी होगी इनकी मदर, ठीक है। उसके बाद दिया हस्बैंड हैज़ नो सिबलिंग, दिया के हस्बैंड की कोई सिबलिंग नहीं है। रानी इज़ दी ओनली सिस्टर इन लॉ, अब यहाँ पे रानी क्या, अगर यहाँ से हम यहाँ तक पढ़ें, यहाँ से हमें करेक्ट जेंडर एक्जैक्टली नहीं पता लगता है, ठीक है, यहाँ से, लेकिन यहाँ से हमें पता लग जाता है कि रानी इज दी ओनली सिस्टर इन लॉ, रानी सिस्टर इन लॉ है किसकी, राजूज ओनली ब्रदर। इसका मतलब राजू यहाँ पे मेल का हस्बैंड होगा रानी का, और उसके ब्रदर जो भी कोई होगा उसकी ये क्या है, रानी सिस्टर इन लॉ है। यहाँ से हमें पता लग गया पहले स्टेटमेंट से ही कि राजू की वाइफ कौन सी होगी, यहाँ पे रानी है, और उसका रिलेशन पूछा गया दिया के हस्बैंड के फादर इन लॉ से, वो कौन है, राजू। तो राजू से रानी का रिलेशन क्या है, ये आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि दिया हस्बैंड इज दी ओनली ब्रदर ऑफ राशि। अब दिया के हस्बैंड फिर से अगर मैं कहूँ, अब यहाँ से लिखा हुआ है दिया हस्बैंड इज दी ओनली ब्रदर ऑफ राशि, दिया के हस्बैंड ओनली ब्रदर है राशि के, ये आ गया यहाँ पे राशि, ठीक है। राशि इज ओनली सिबलिंग, यानी कि राशि के सिबलिंग कौन है, हस्बैंड दिया का, इज सिबलिंग मदर इन लॉ इज रानी, मदर इन लॉ यानी कि इनकी यहाँ रानी क्या होगी, मदर हुई दिया की। उस डॉटर पैटर्नल अंकर, डॉटर के पैटर्नल अंकर यानी कि ये जो फादर है वो हुए इसके अंकल, फादर के ब्रदर हुए इसके अंकल, हैज़ ओनली वन ब्रदर नेम राजू, वो ब्रदर का नाम तो दिया नहीं है, लेकिन उनके आगे दिया हुआ नाम कि उनके ब्रदर का नाम क्या है, राजू, राजू हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से भी हमें पता लग गया रानी और राजू आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं, जो हमसे यहाँ पे रिलेशन पूछा गया राजू की वाइफ का और दिया के हस्बैंड फादर इन लॉ का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बिना वैन डायग्राम के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व, सॉरी वैन डायग्राम नहीं, बिना फैमिली ट्री बनाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या आंसर की भी कोशिश करते हैं ढूंढने की, क्वेश्चन नंबर सेकंड के। 7 पर्सन की बात हो रही है, PKORSTUV अटेंडिंग ए सेमिनार ऑन वन डे, मंडे से लेकर संडे तक। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडिंग ए सेमिनार जस्ट आफ्टर वीक, जस्ट आफ्टर वीक बोल रहा है कौन किसने सेमिनार अटेंड किया है। तो पहली स्टेटमेंट में क्या दिया हमें, ए पर्सन अटेंडिंग ए सेमिनार जस्ट आफ्टर आर, मतलब आफ्टर आर ये पर्सन आया यहाँ पे। अटेंडिंग 3 डेज बिफोर एस, 3 डेज बिफोर एस, तो एस कहाँ आएगा यहाँ पे, 3 डेज बिफोर है, यानी कि ये पहला दिन, दूसरा दिन और ये तीसरा दिन,
ठीक है, तो यहीं पे आएगा, लिखा हुआ है पर्सन अटेंडिंग ए सेमिनार, सेमिनार जस्ट आफ्टर आर वाला पर्सन ये है, इज अटेंडिंग 3 days बिफोर एस। पहला दिन ये हुआ, दूसरा दिन ये हुआ, तीसरा दिन ये हुआ, उसके बाद हुआ, तो इसका मतलब एस कहाँ आएगा, आगे आएगा एक। पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, और उससे पहले जो उसके आर के जस्ट आफ्टर वाला उसने किया अटेंड। उसके बाद ये पूछ रहा है, हमें बता रहा है कि टी अटेंडिंग ए सेमिनार ऑन सैटरडे। टी ने सैटरडे को अटेंड किया एंड अटेंडिंग 3 days आफ्टर आर। 3 days आफ्टर आएंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और टी आया यहाँ पे। ठीक है, और टी का दिन भी दिया हुआ है हमें, डे भी दिया हुआ है, कौन सा सैटरडे है, ये हो गया संडे। तो उसके पहले कौन सा आ गया, यहाँ पे आ गया फ्राइडे, ये आ गया थर्सडे, ये आ गया वेडनेसडे, और ये दो भी आ गए ट्यूसडे और मंडे। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्यू एंड यू आर अटेंडिंग ए सेमिनार एडजेसेंट डेज। अब क्यू और यू थर्सडे फ्राइडे को भी आ सकते हैं, मंडे और ट्यूसडे को भी आ सकते हैं, बट नन ऑफ देम अटेंडिंग ए सेमिनार ऑन फ्राइडे। लेकिन फ्राइडे को कहीं, इसका मतलब क्यू और यू यहीं आएंगे, मंडे और ट्यूसडे को। ठीक है, तो अभी भी हमें इस स्टेटमेंट से पता नहीं लगा कि वी के बाद कौन आएगा, क्योंकि वी थर्सडे को भी आ सकता है और फ्राइडे को भी आ सकता है। तो इसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे कि खाली स्टेटमेंट वन अलोन से हम ये आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, वी एंड टी आर अटेंडिंग ए सेमिनार ऑन द एडजस्टेंट डेज। वी और टी भी एडजस्टेंट डेज में सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर कहें इंडिविजुअली अगर चेक करें तो वी और टी कहीं भी आ सकता है। पी अटेंडिंग ए सेमिनार ऑन थर्सडे, पी ने अटेंड किया सेमिनार थर्सडे को, एंड अटेंडिंग 2 days आफ्टर क्यू। 2 days आफ्टर क्यू यानी कि क्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे। उसके बाद 3 persons अटेंडिंग ए सेमिनार बिटवीन एस एंड आर, आर हु नाइदर अटेंडिंग ए सेमिनार ऑन मंडे एंड फ्राइडे। अब आर ना ही मंडे को है, ठीक है, आर ना ही मंडे को है और ना ही फ्राइडे को है। तो एस और आर में यहाँ पे 3 पर्सन दिए हैं। तो अगर मैं एस को यहाँ रखूंगा मंडे को, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे को आर आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एस को रखूंगा फ्राइडे को, तो इस मंडे को आर आएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मंडे और फ्राइडे को इसने बोला आर नहीं आना चाहिए। अब बचा कौन सी जगह, वेडनेसडे को अगर रखूंगा तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अगर मैं वेडनेसडे को रखूंगा एस को, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन के बाद कहाँ आएगा, एस और आर कहाँ आएंगे, वेडनेसडे और संडे को। और कहाँ आ सकते हैं ये, सैटरडे को अगर रखूंगा तो फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे, क्यों क्यों की जगह आएगा, ये नहीं हो सकता पॉसिबल। और अगर संडे को रखूंगा तो मतलब एक ही जगह बचती है एस और आर की, वो है वेडनेसडे और संडे को। तो एस और आर वहाँ आ गए। उसके बाद इसने कहा था वी और टी एडजस्टमेंट आएंगे, तो वी और टी कहाँ आ गए, वी और टी, वी एंड टी के बारे में लिखा था कि अटेंडिंग ए सेमिनार ऑन द एडजस्टेंट डेज। तो एडजस्टेंट डेज यहाँ पे कौन से हैं, वी और टी के, यही है वी और टी के एडजस्टेंट डेज। अब हमें नहीं पता वी कहाँ आएगा और टी कहाँ आएगा, वी और टी कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो वी और टी कहीं भी आ सकता है। अब यही खत्म हो गया। अब इंडिविजुअली यहाँ पे भी हमें पता नहीं है कि आफ्टर वी कौन है, आफ्टर वी टी भी हो सकता है, और आफ्टर वी यहाँ पे देखो एस या आर में से कोई भी हो सकता है। तो अभी भी हमें इंडिविजुअली पता नहीं लगा। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके देखते हैं। जैसे थर्सडे को पी था, ठीक है, और हमें पता है अब ट्यूसडे को क्या है, क्यू है, तो यहाँ आ गया क्यू, तो यहाँ आ गया यू। उसके बाद यहाँ पे वी टी, देखिए वी तो यहीं आएगा क्योंकि टी की पोजीशन पहले से सैटरडे को फिक्स है। तो इसका मतलब वी के बाद टी आएगा, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हम आंसर तक आराम से पहुंच पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डाटा इन बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड टू टुगेदर इज नेसेसरी टू आंसर दी क्वेश्चन, यानी कि लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
So now we have reached question number 3. Let's try to find out the answer of this question. There are 6 students P, Q, R, S, T and O having different marks in the exam. They all are arranged according to their marks in descending order from left to right. How many people are having marks between 35 and 82? 35 और 82 के बीच में कह रहा है कितने मार्क्स, कितने पीपल होंगे। तो यहाँ पे पहला देखिए, पहला हमें स्टेटमेंट क्या दी गई है, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर इज मोर देन क्यू। आर के मार्क्स मोर देन क्यू हैं एंड लेस देन ओ, लेकिन ओ से लेस है, यानी कि ओ के ज़्यादा मार्क्स हैं। ओ है सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, ओ के सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं यानी कि 82। इसका मतलब सेकंड हाईएस्ट एक और होगा आगे, और टोटल यहाँ कितने अच्छे हैं, तो 4 ये बन गए, 5 और एक आ गया 6। तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट से देखो हमें नहीं पता लग रहा, 35 गेम में ही नहीं आया यहाँ पे कि 35 के और 82 के बीच में कितनी होंगे, तो पहली स्टेटमेंट अलोन से भी मैं नहीं कह सकता। दूसरा, एस है सेकंड लोएस्ट मार्क्स 35, तो इंडिविजुअली अगर मैं देखूँ एस यहाँ आएगा और इसके मार्क्स कितने 35 हैं। एंड पी इज़ 4 रैंक हायर देन एस, पी 4 रैंक हायर है यानी कि 1 2 3, पी आ जाएगा यहाँ पे। अब सिर्फ 35 दिया हुआ है, इससे भी पता नहीं लग रहा, तो इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करके देखते हैं, पी आ गया यहाँ पे, एस आ गया यहाँ पे और 35 आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब हमें 35 और 82 में पूछा था कितने पीपल होंगे, तो हमें यहाँ पे 35 से 82 का रेंज पता लग गई, इसके बीच में कितने होंगे। तो इसका मतलब यहाँ भी इंडिविजुअली तो हमें पता नहीं लगा, लेकिन दोनों को ज्वाइन करके जब हमने दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके जब कोशिश की ढूंढने की, तो हमें आंसर मिल गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ आर रिक्वायर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन ए कोड लैंग्वेज, हमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये, तो हमें किसका कोड दिया हुआ है, राइड रोड बेस्ट पॉसिबल ट्रिप, इसका कोड क्या है, NAGZHEJEID। देन हाउ ट्रिप इज कोड इन द सेम कोड लैंग्वेज, ट्रिप का कोड हमसे पूछ रहा है। पहली स्टेटमेंट में देखो, पहली स्टेटमेंट में यहाँ पे नेचर ब्यूटी बेस्ट व्यू राइड दिया हुआ है और ब्रिंग राइड व्यू नेचर ट्रिप दिया हुआ है, तो ट्रिप यहाँ पे दिया हुआ हमें, ठीक है। क्या और कुछ कॉमन है यहाँ पे, ब्रिंग, ब्रिंग तो है नहीं ऊपर, लेकिन राइड कॉमन है, तो राइड कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो और राइड देखिए यहाँ पे भी है, तो इन तीनों में राइड कॉमन होगा, जबकि ट्रिप यहाँ पे है नहीं है, तो ट्रिप दो में कॉमन होगा। तो तीनों में जब कोई एक हमें कॉमन कोड मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे, रूल आउट कर देंगे। जैसे कि देखिए, अब यहाँ पे देखिए BG, BG ऊपर है नहीं, ZD, ZD भी नहीं है, GZ है, एक तो कोड हो गया GZ, ठीक है, क्योंकि राइड और ट्रिप ऊपर भी है, तो राइड और ट्रिप को के साथ GZ एक कॉमन हुआ। दूसरा कौन सा कॉमन हुआ, JE, दूसरा यहाँ पे कॉमन हुआ JE। अब यहाँ से देखिए हमें राइड का मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिप नहीं है, तो यहाँ पे JE दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रिप का कोड, ट्रिप का कोड होगा यहाँ पे GZ। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट से इंडिविजुअली हमें आंसर मिल चुका है। अब चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट पे। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, यहाँ ट्रिप दिया हुआ है, ठीक है, ब्रिंग सेम पॉसिबल राइड ट्रिप, और यहाँ पे नेचर राइड बेस्ट पॉसिबल व्यू। यहाँ पे ट्रिप नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें ऊपर क्या दिया होता है, एक में ट्रिप दिया था, एक में राइड दिया था, तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे राइड दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, पॉसिबल भी दिया हुआ है, वो भी कॉमन है ऊपर वाले के साथ, ठीक है, पॉसिबल भी दिया हुआ है यहाँ पे, और ऊपर वाले के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और कोई नहीं है। तो राइड और पॉसिबल, हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए राइड और पॉसिबल का, ठीक है, राइड और पॉसिबल का यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। WM ऊपर है, WM ऊपर नहीं है, JE है ऊपर, ठीक है, उसके बाद ID भी है, उसके बाद HE भी है, ठीक है, JE भी है, ID भी है,
और एच ई बी है। तो यहाँ पे ये किस किस का होगा, राइड, पॉसिबल का, और किसका है यहाँ पे, तीन है यहाँ पे, तो राइड, पॉसिबल और बेस्ट। तो राइड, पॉसिबल और बेस्ट ये तीनों के हैं। ठीक है, राइड, बेस्ट और पॉसिबल के हमें पता लग गए। अब बच गए यहाँ, कौन से बच गए अब, जे ई भी निकल गया, आई डी भी निकल गया, और एच ई भी निकल गया, सिर्फ एन ए और जी जेड बचा। अब एन ए और जी जेड को हमने चेक करना है किसके साथ, इसके साथ, ब्रिंग सेम पॉसिबल राइट ट्रिप के साथ। यहाँ पे देखिए अब कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, पी टी नहीं है, ई जी भी नहीं है, एक तो जी जेड आया, ठीक है, दूसरा आई डी आया। अब आई डी हमें पता है, आई डी हमें पता है वो किसका होगा, इन राइट बेस्ट पॉसिबल में से किसी एक का होगा। तो सिर्फ बचा कौन सा, जी जेड, जो इसके साथ यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर भी हमें यहाँ पे इंडिविजुअली हमें इस स्टेटमेंट से भी पता लग गया कि ट्रिप का कोड क्या है, जी जेड। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए इफ द डाटा आइदर इन स्टेटमेंट वन अलोन और इन स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ई मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So now we are at question number 5. 8 persons, namely A, B, C, D, P, Q, R, and S, are sitting in a circular table facing center, not necessarily in the same order. तो हमसे यहाँ पूछ रहा है who sits immediate left of Q, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू में कौन बैठा है। पहली स्टेटमेंट चेक करते हैं, पी सीट्स। देखिए अगर इस स्टेटमेंट में देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ हमें टोटल पर्सनस दिए हो और हमसे एक कम पर्सनस की या दो कम पर्सनस की, यानी कि अगर 7 पर्सनस की यहाँ डिटेल दी हुई है, तो आपको पता है चाहे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट का हो, तो एक चाहे कोई पजल हो, अगर हमें 7 की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो एक तो एंड में बची जाती है पोजीशन, वो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्लेस हो जाता है। तो इसलिए पहले चेक कीजिए, अगर आपको 8 में से 7 की इंफॉर्मेशन दी गई है तो आप बिना हिचक किए इस कह दीजिए कि इस स्टेटमेंट अलोन से ही वो आंसर निकल जाएगा, क्योंकि 7 की अगर हमें अगर पोजीशन की पता लग गया तो एक पोजीशन को निकाल ऑटोमेटिकली वो फिर उसी की बन जाती है जो कि लेफ्ट हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे पी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पी हो गया, ए दिया हुआ है, ये हो गया ए, आर दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, फिर उसके बाद बी दिया हुआ है, बी भी हो गया, फिर सी और डी भी दिए हैं, सी और डी भी दिया है, एस भी दिया है, एस भी दिया है, तो बचा कौन सा, सिर्फ क्यू। तो क्यू तो ऑटोमेटिकली जब एक पोजीशन बच जाएगी क्यू तो वहाँ आ ही जाएगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इंडिविजुअली इसको बिना सॉल्व किए, इस इसको इस ट्रिक को याद रखिए कि बिना सॉल्व किए आप इस आंसर को बता सकते हैं कि इंडिविजुअली यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। जब आपको कितने पर्सन के बारे में दिया हो इन्फॉर्मेशन, जब टोटल पर्सन में से एक या दो कम, एक कम दिया हो तो 90% आप कह सकते हैं कि आंसर निकल जाएगा। अगर दो कम दिए तो फिर आपको थोड़ा सा उसको चेक करना पड़ेगा। तो अब नीचे देखिए, नीचे हमें कितने पर्सन दिए हैं, नीचे हमें बी, क्यू, सी 3, 4, डी 5, फिर उसके बाद बी के बाद बी भी हो गया, ई हो गया, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो हमें 6% दिए, तो यहाँ हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाले का हम बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि हमें 7% की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, तो 7% तो वहाँ फिट होएंगे ही, तो हमें ज़रूरत नहीं है उसको बनाने का। ठीक है, तो हम पहले सेकंड वाले को बनाएंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे पहले वाले का। तो देखिए सबसे पहले हम सेकंड वाले का बनाते हैं। तो पहले मैं सर्कल बनाऊँ एक, 1 2 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे दिया हुआ है सर्कल फेसिंग द सेंटर है। पहले हमें कह रहा है
only one person sits between B and Q. C who neither sits adjacent to Q nor D sits facing S. तो C और S आमने सामने है, C यहाँ आ गया, S यहाँ आ गया, ठीक है। C किसके साथ नहीं बैठा, Q और D के साथ, यहाँ Q और D बिल्कुल नहीं आएंगे, Q और D यहाँ नहीं आए। उसके बाद D sits third to the left of B, और उसके बाद कह रहा है P sits second to the left of S। तो P को पहले पुट कर देते हैं कि P sits second to the left of S। P कहाँ आएगा, यहाँ पे लेफ्ट ऑफ एस में हमने रखना है पी को, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस पे, तो पी आ गया वहाँ पे। अब उसके बाद चेक करते हैं किसको, अब हम देखिए यहाँ पे बी के बारे में दो इन्फॉर्मेशन दी है कि एक पर्सन बैठा है बी और क्यू में, और डी बैठा हुआ है सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो चलिए अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्यू कहाँ आएगा, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, और क्यू लेकिन नीचे आ सकता है। और अब डी को चेक करो कि डी सीट्स थर्ड, एक दो तीन, थर्ड में यहाँ एस बैठा है, इसका मतलब बी यहाँ भी नहीं आ सकता है। उसके बाद अगर मैं बी को यहाँ रखूंगा, अगर मैं बी को इस पोजीशन में रखूंगा तो वहाँ एक छोड़ के सी है और नीचे एक छोड़ के एस है, यहाँ भी बी नहीं आ सकता। अगर मैं बी को यहाँ रखूंगा, अगर मैं बी को यहाँ रखूंगा तो डी कहाँ आना चाहिए, पी की जगह, जो कि नहीं आ सकता है, तो यहाँ भी बी नहीं आएगा। अगर मैं बी को यहाँ रखूंगा, एक दो तीन, यहाँ पे भी डी जो है नहीं आ सकता क्योंकि सी है, और तो अब पूरा घूम के बी की जगह एक ही बची, अब डी कहाँ आएगा, डी आ जाएगा यहाँ पे, और बी के साथ क्यू यहाँ नहीं आ सकता, तो क्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो इमीजिएट लेफ्ट ऑफ एस, अब यहाँ पे आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, आपको इमीजिएट लेफ्ट ऑफ क्यू पूछा गया है, तो इमीजिएट लेफ्ट ऑफ क्यू आपको पता चल गया पी है, तो इसका मतलब सेकंड अलोन से भी आंसर निकल रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इफ द डाटा आइदर इन स्टेटमेंट वन अलोन और इन स्टेटमेंट टू अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलिए हम पहले वाले को भी चेक कर लेते हैं, पहले वाले को भी चेक कर लेते हैं ताकि आपकी कोई भी डाउट ना रहे कि क्या अगर साथ की इंफॉर्मेशन दी हो तो हमें पता लग जाएगा। हम पता करते हैं, चेक करते हैं उसको भी, फिर से बनाते हैं पहले वाले का। ये बन गया सर्कल, पहले हमें क्या दिया हुआ है, पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए को मैं यहाँ रखता हूँ तो पी सिट्स थर्ड, पी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आर हु नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू ए नॉर पी, आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे भी नहीं है, आर यहाँ पे भी नहीं है, और आर यहाँ पे भी नहीं है, कहीं पे भी आर नहीं है, सिर्फ दो पोजीशन है आर की। सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अगर मैं बी को यहाँ रखूंगा बी यहाँ आएगा, अगर मैं आर को यहाँ रखूंगा, सॉरी अगर मैं आर को यहाँ रखूंगा तो बी यहाँ आएगा, तो अगर मैं आर को यहाँ रखूंगा तो यहाँ तो पहले ही पी है, तो इसका मतलब आर की पोजीशन एक ही है, ये के हिसाब से बी कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो बी को यहाँ पुट कर लेते हैं, तो बी भी आ गया। उसके बाद हमसे क्या दे रहा है, ये ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी तो अभी रखा नहीं हमने, ए एंड एस सिट टुगेदर, ए और एस को इसने कहा है कहाँ बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं। सी और डी क्या कह रहा है कि सी और डी में एक पर्सन बैठे हैं, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी कहाँ आ सकता है, सी और डी यहाँ भी आ सकता है, सी और डी यहाँ भी आ सकता है, और सी और डी कहीं नहीं आ सकता, ठीक है, इन्हीं दो में, यहाँ तीन में आ सकता है सी और डी। और ए एंड एस सिट टुगेदर, ए और एस बैठे हैं इकट्ठे, ए क्या एस भी यहीं आ सकता है, ठीक है, एस भी यहीं आ सकता है, तो सी भी यहाँ आ सकता है, सी और डी यहाँ आ सकते हैं, या सी और डी यहाँ आ सकते हैं, तो बची कौन सी पोजीशन, यही बची खाली, यहाँ पे सिर्फ क्यू आएगा, और तो कहीं क्यू आ नहीं सकता, ठीक है, तो क्यू यहीं आएगा, और हमसे यही पूछा गया है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू कौन बैठा है, पी, तो फिक्स पोजीशन है पी की, यहाँ से भी हमें पता लग गया पी इसका आंसर आएगा। तो इसका हमें बिना सर्कल बनाए भी, अगर हमें एक बार फिर सुन लीजिए कि एक बार अगर 8 में से टोटल इन्फॉर्मेशन में से आपको एक कम की इन्फॉर्मेशन दी है या दो कम की दी है, आप वहाँ पे बिना उसको किए सात अगर एक कम दिए हो फिर तो 100% ट्रू है, वो आंसर इंडिविजुअली फॉलो करेगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अब हम आ चुके हैं क्रिटिकल रीजनिंग पे, अब क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट कॉज एंड इफेक्ट के बारे में। तो पहले कॉज एंड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। कॉज का मतलब क्या होता है? कॉज का मतलब होता है कारण, कोई मोटिव या कोई रीजन, इसको हम कहेंगे कॉज। और इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? उसका प्रभाव या फिर इम्पैक्ट। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कारण बताओ और उसका प्रभाव बताओ, या फिर मैं कहूँ आपको इंग्लिश में कि रीजन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो हमसे यहाँ पे डायरेक्शंस को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बिलो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर गिवन टू स्टेटमेंट्स 1 and 2। these statements may be either in independent causes or may be effects of independent causes or a common cause। तो हमें यहाँ पे वन ऑफ these statements may be the effect of other statements, read both the statements and decide which of the following answer choice correctly depicts the relationship between these two statements। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि स्टेटमेंट्स में या तो इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, यानी कि अलग अलग कारण है, एक दूसरे के साथ कोई लेन देन नहीं होगा, या फिर इफेक्ट्स है इंडिपेंडेंट कॉजेज के। क्या हो सकता है? ये किसी और कारण की वजह से हुआ हो इफेक्ट, और ये किसी और कारण की वजह से हुआ हो इफेक्ट, और एक कॉमन कॉज, या फिर कोई दोनों का ही एक ही कॉमन कॉज हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें आंसर को फाइंड करना है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्केनिक इरप्शंस एंड डिकेइंग वेजिटेशन कॉन्स्टिट्यूट नेचुरल रीजंस। वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में कह रहा है, एंड और डिकेइंग क्या मतलब, क्या हो गया? डिकेइंग का मतलब हुआ डिकम्पोज या कहीं खस्ता हाल, वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियाँ। तो वॉल्केनिक इरप्शंस के साथ में कह रहा है खस्ता हाल वनस्पति कहें या खस्ता हाल प्लांट लाइफ कहें, कॉन्स्टिट्यूट नेचुरल रीजंस, ये नेचुरल रीजंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मिलकर एक नेचुरल कारण बनाते हैं। और पोल्यूशन ड्यू टू द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, और पोल्यूशन किसकी वजह से? कंबशन, जब फॉसिल फ्यूल्स का बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जब फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन किया जाता है, कंबशन का मतलब क्या हुआ? हीट रिएक्शन जब होती है। एंड और तीसरा रीजन, तीन, एक पहला रीजन ये हो गया कि वॉल्केनिक इरप्शन और डिकेइंग वेजिटेशन, दूसरा पोल्यूशन किसकी वजह से? फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की वजह से, और तीसरा एंड फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्टेशन चिमनीज इंडस्ट्रियलाइजेशन एटसेट्रा अकाउंट फॉर मैन मेड रीजंस ऑफ एसिड रेन। ये तीनों चीज़ें क्या मिलके बना रही हैं? अकाउंट फॉर का मतलब क्या हुआ? अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मैन मेड रीजंस हैं कि मतलब मानव के द्वारा ये चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एसिड रेन हो रही है। क्या हो रहा है इससे? एसिड रेन हो रही है। दूसरा हमसे दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एसिड रेन कुड बी डैमेजिंग फॉर ऑल इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन बींग्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये सब इफेक्ट बताए जा रहे हैं कि एसिड रेन से क्या क्या डैमेज हो सकता है। मतलब ये क्या हुआ? सब प्रभाव हुए, ये इफेक्ट्स हुए। तो ये इफेक्ट है, और ऊपर क्या दिया हुआ था? कारण दिए हुए थे कि एसिड रेन किस किस से होता है। तो इसका मतलब ये कॉज है, ये एसिड रेन का कॉज है और ये इसका इफेक्ट है। तो मतलब पहली स्टेटमेंट हुई कॉज और सेकंड स्टेटमेंट हुई इफेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो नाउ वी रीच एट क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है, इफ सेल फोन्स आर अलाउड इन स्कूल्स पीपल विल नॉट डू एनीथिंग बट टेक्स्ट एंड स्टे ऑन सोशल नेटवर्क्स। अगर सेल फोन को अलाउ किया गया स्कूल में, तो पीपल क्या करेंगे? लोग क्या करेंगे? फिर सब कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ टेक्स्ट करेंगे और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे। दूसरी स्टेटमेंट, सेल फोन्स डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स इन स्कूल। सेल फोन क्या करता है? स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करता है स्कूल में। वैन एवर पीपल टेक्स्ट इन क्लास इट गेट्स अदर पीपल अटेंशन विच मेक्स इट हार्ड फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न। तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह क्या बात हो रही है? सेल फोन्स को यूज़ करने की। अगर सेल फोन को यूज़ करने दिया जाए स्कूल में,
तो पहला क्या हो सकता है कि कोई सेलफोन और कुछ करेगा ही नहीं, सिर्फ सेलफोन में ही एक्टिव रहेगा और टेक्स्ट करता रहेगा, और दूसरे में सेल्फ क्या होगा, उससे सेलफोन डिस्ट्रैक्ट करेगा स्टूडेंट को। तो मतलब ये दोनों ही प्रभाव हैं, ये दोनों ही इफेक्ट हैं किसके, एक कॉमन कॉज के। और वो कॉज क्या है कि अगर हम सेल फोन यानी कि मोबाइल फोन्स को अगर स्कूल में यूज़ करने की अनुमति दे दी जाए, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों ही क्या है, इफेक्ट्स हैं किसके, एक कॉमन कॉज के। तो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। वो कॉमन कॉज क्या है आपको बताया, मोबाइल फोन का यूसेज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन में हमें एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, इस पैसेज दिया गया, हमसे पूछा गया आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो, ये जो ऑप्शंस दिए हैं, सिलेक्ट द वन विच डजंट शो द इफेक्ट ऑफ ऑन द इकोसिस्टम कॉस्ट इफ वी कट डाउन ट्रीज। अगर हम ट्री को काटेंगे तो इसमें से कौन सा जो इफेक्ट नहीं शो करा, हमें प्रभाव दिए हुए हैं, हमें ये प्रभाव दिए गए हैं, लेकिन इसमें से एक जो है वो इफेक्ट नहीं है। एक क्या है, इफेक्ट नहीं है। मैक्सिमम यहाँ पे सारे ऑप्शन में क्या दिया गया, प्रभाव दिया, लेकिन एक को छोड़ के। तो हमें वही ढूंढना है कि कौन सा ऐसा है यहाँ पे जो इफेक्ट नहीं दिया गया है। इसका इफेक्ट नहीं दिया गया, यहाँ की हमें कॉस्ट दिया गया, अगर हम पेड़ को काटेंगे तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, वही इफेक्ट्स हमें यहाँ लिखे हुए हैं, और हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा यहाँ पे इफेक्ट जो है नहीं होगा। चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ट्रीज आर इंपॉर्टेंट एज इट हैज़ इम्प्रूव्ड लाइफ बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसिटीज़। तो ट्री यहाँ पे बताया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रोवाइड क्या करते हैं, बहुत नेसेसिटीज़, जो भी कुछ चीज़ें मिलती हैं हमें, चाहे फर्नीचर हो गया या फिर फ्रूट्स हो गए, और भी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब किससे मिलती हैं, ट्रीज़ के थ्रू। तो यही यहाँ पे इसका मतलब यही है, ट्रीज प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। दे प्रोवाइड हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या हुआ, होम टू डिफरेंट स्पीशीज सच एज बीज, बर्ड्स एंड स्क्वायरल्स। इन सब का ट्रीज क्या प्रोवाइड करता है, होम प्रोवाइड करता है। ट्रीज अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वन ऑफ द एसेंशियल नीड्स ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। ट्री और क्या प्रोवाइड करता है, ऑब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोड्यूस क्या करता है, ऑक्सीजन। तो सब जानते हैं। डिस्पाइट देयर इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर सर्वाइवल, ह्यूमंस कट देम डाउन फॉर पेपर, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फ्यूल। बेशक ये जानते हुए भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रीज कि हमारा सर्वाइवल ट्रीज पे डिपेंड है, फिर भी ह्यूमंस क्या करते हैं, कट को काटते हैं, किसके लिए, पेपर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए और फ्यूल के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे अगर हम ट्री को काटेंगे तो इफेक्ट मिलेगा, ठीक है, कौन कौन से इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। लार्ज स्केल ऑफ ट्री कटिंग कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन, पहला इफेक्ट बिल्कुल सही है, अगर ट्री को काटा जाएगा तो डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है। कॉज को आपको याद रखना है, कॉज है यहाँ पे अगर ट्री को काटा जाए। दूसरा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज एनकरेज ग्लोबल वार्मिंग, ट्रीज कटने से दूसरा इफेक्ट ये भी होगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, एनकरेज यानी कि इंक्रीज होना ग्लोबल वार्मिंग का, तो बिल्कुल सही है। तीसरा, कटिंग ट्रीज कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर एनिमल स्पीशीज, ट्रीज के काटने से हैबिटेट का लॉस भी होगा एनिमल स्पीशीज का, वो अपने घर से बेघर हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। ह्यूमंस आर इनडिस्क्रिमिनेटली हार्वेस्टिंग फॉरेस्ट फॉर देयर नीड्स, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि ट्रीज को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ह्यूमंस डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन ये ह्यूमन जो कर रहे हैं ये तो यही तो इसने पूछा है, कॉज पहले ही दिया हुआ है कि इफ़ वी कट डाउन ट्री, तो यहाँ पे भी सेम लाइन वही लिखी है कि ह्यूमन ट्री को काट रहे हैं, तो ये कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ह्यूमन ट्री को काट रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, ये कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट यहाँ पे हमें जैसे ऊपर दिया हुआ है कि इफेक्ट क्या क्या होगा अगर ट्री काटे जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, लॉस ऑफ हैबिटेट होगा एनिमल स्पीशीज का, और अगर लास्ट में भी पढ़े विद द एलिमिनेशन ऑफ फॉरेस्ट,
द फर्टाइल सॉइल अबव द ग्राउंड इज लॉस, फर्टाइल सॉइल का भी लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कोई फैक्ट नहीं दिया हुआ, ये दोबारा उसी स्टेटमेंट को लिख दिया कि इफ वी कट डाउन ट्री या ह्यूमंस आर इनडिस्क्रिमिनेटली हार्वेस्टिंग फॉरेस्ट फॉर देयर नीड्स। इसी लाइन को दोबारा से नए रूप में दे दिया हमें, एक सेम कॉज इसने लिख दिया, जबकि ये क्या है, कोई इफेक्ट नहीं है, ये एक कॉज है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये हमें कारण दे दिया दोबारा से। और हमसे पूछा क्या था, कि हमसे पूछा गया था कि यहाँ पे हम वो बताइए कौन सा यहाँ पे इफेक्ट नहीं है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं है, ये कारण है जो उसने खुद ही क्वेश्चन में लिख दिया था कि अगर हम ट्री को काटेंगे तो क्या क्या होगा। तो इसलिए ट्री को काटेंगे क्या क्या होगा, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि ह्यूमंस ट्री को काट रहे हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसका आगे कोई प्रभाव नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं यहाँ पे, इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू अजम्पशंस, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन होता है किसी बात को सच मानना बिना प्रूफ के, यानी कोई सपोजिशन, कोई प्रिजम्पशन या कोई बिलीफ, उसको कहते हैं हम अजम्पशन। एन अजम्पशन इज समथिंग सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब यही हुआ कि आपको, आपके पास सबूत नहीं है, लेकिन आपने उसको क्या किया, उस बात को, उस विचार को, उस धारणा को सच माना। You have to consider the statement and the following assumption and decide which of the assumption is implicit in the statement। अब आपको ये स्टेटमेंट कंसीडर करनी है और assumption, अब ये सब धारणाएं दी हैं, दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, धारणाएं हैं, लेकिन आपने मान देखना है कि इम्प्लिसिट कौन सी है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट वे में जो इसको फॉलो कर रही है, तो इनडायरेक्ट वे में जो वो समझाना चाह रहा है। एक स्टेटमेंट दी उसने और वो कुछ समझाना चाह रहा है, तो उन इन दोनों स्टेटमेंट में हमें फाइंड करना है कि वो क्या समझाना चाह रहा है, एक्चुअल में हमें क्या बोलना चाह रहा है, उसका हिंट क्या है, या इसी को कहेंगे हम, इम्प्लिसिट को भी कहेंगे इन्फरेंट को बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है इन्फ्रेंस, तो इन्फ्रेंस कहें, इम्प्लिसिट बोले, एक ही मतलब हुआ है, सिनोनिम्स आएंगे दोनों। इसका मतलब होता है कि इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में वो हमें क्या बताना चाह रहा है, या हमें क्या उस चीज़ का मतलब समझना चाहिए जो हमें वो बोल रहा है। जैसे मूवीज़ में होता है कि विलन कभी कभार जब थ्रेट देता है तो किस तरह देता है, इस तरह बोलता है कि ये चीज़ समझ लो नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो इसका मतलब जो दूसरा अपोजिशन में होता है उसको समझ में क्या आता है, यही इनडायरेक्ट वे में मुझे क्या दे रहा है, ये सेट कर रहा है, वार्निंग दे रहा है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इम्प्लिसिट का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट वे में कुछ किसी चीज़ को समझना। तो इनडायरेक्ट वे में हमें समझना है कि इस स्टेटमेंट का यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है। तो इम्प्लिसिट का उल्टा क्या होता है, एक्सप्लिसिट, उसका मतलब होता है डायरेक्ट वे में समझना। तो चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यूनिक प्रोजेक्ट जिंदगी विल कमेंस सून, काउंसल गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन so that they can talk about their feelings, handle stressful situations and engage in positive relationship with their peers। तो यहाँ पे एक यूनिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, या आने वाला है, कुछ देर में लिखा हुआ है, कौन सा प्रोजेक्ट जिंदगी, स्कूल में ही लॉन्च किया गया बच्चों के लिए, जो कि उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनको किस तरह वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करें और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए अपने साथ वालों के साथ। तो उस चीज़ के लिए प्रोजेक्ट ज़िंदगी यहाँ आने वाला है स्कूल में। पहली धारणा देखिए, चिल्ड्रन विल बी एम्पावर्ड विद द नेसेसरी स्किल्स टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एट एवरी जंक्चर ऑफ देयर लाइफ, एंड अंडर दिस प्रोजेक्ट दे कैन कंसल्ट एंड टेक होगा यहाँ पे, टेक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स व्हेन एवर नीडेड। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे प्रोजेक्ट ज़िंदगी से ऐसा ही होगा कि जब चिल्ड्रन क्या करेंगे, दे आर एबल टू कंट्रोल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एट एवरी जंक्चर ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, तो पहला बिल्कुल यहाँ पे असम्पशन यहाँ पे अंडरस्टूड बिल्कुल हो रहा है हमें कि प्रोजेक्ट ज़िंदगी का एक्चुअली में क्या मोटिव है।
दूसरा, मेंटल हेल्थ एक्सरसाइजेज अपार्ट फ्रॉम द ऑनगोइंग फिजिकल हेल्थ एक्सरसाइजेज वुड बी मेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डे और डेली रूटीन। बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी दी जा रही है अपार्ट फ्रॉम फिजिकल हेल्थ पे। प्रोजेक्ट ज़िंदगी के थ्रू हमें ये भी पता लग रहा है कि मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो ये अजम्पशन भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों अजम्पशन ही फॉलो कर रही है इम्प्लिसिट है स्टेटमेंट पे। तो इसका आंसर क्या होगा? इफ बोथ 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट, यानी कि ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पे भी हमें स्टेटमेंट दी है और ऑप्शन में अजम्पशंस दी है, और हमें फाइंड करना है कौन सी अजम्पशन इम्प्लिसिट है, कौन सी अजम्पशन जो है इम्प्लिसिट है एज पर दिस स्टेटमेंट। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। टू डिक्रीज द नंबर ऑफ क्राइम्स इन सिटी वाई, द सिटी पुलिस कमिश्नर प्रपोज टेकिंग सम पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम लो क्राइम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी एंड मूविंग देम टू द हाई क्राइम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी। तो क्राइम को कम करने के लिए सिटी वाई के, ठीक है, सिटी वाई में क्राइम कम करने के लिए जो सिटी का पुलिस कमिश्नर है ने प्रपोज किया है एक अपनी तरफ से एक प्रोपोजिशन दिया है, टेकिंग सम पुलिस ऑफिसर। अगर हम लो क्राइम डिस्ट्रिक्ट से पुलिस ऑफिसर्स को शिफ्ट करेंगे हाई क्राइम डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है, तो ही इस प्रपोजल इज बेस्ड ऑन, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ क्राइम डिक्रीज हो जाएंगे। तो हिज प्रपोजल इज बेस्ड ऑन सिटी वाई क्राइम डाटा। इसका प्रपोजल किस पे बेस्ड है? सिटी वाई के क्राइम डाटा पे। दिस शोज दैट द नंबर ऑफ क्राइम्स इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी डिक्रीजेस व्हेन एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स आर मूव्ड इनटू द डिस्ट्रिक्ट। इस प्रपोजल का जो बेस्ड है इसका सिटी वाइड क्राइम डाटा पे है, जो ये बताता है कि अगर हम किसी भी जगह पे ज़्यादा पुलिस वाले डिप्लॉय कर देंगे, इम्प्लॉय कर देंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द पुलिस कमिश्नर प्रपोजल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग assumption। पुलिस कमीशन का प्रपोजल किस assumption पे डिपेंड करता है? पहला, सिटी एक्ट एक्सपीरियंस a drastic reduction in crime after implementing a proposal similar to that proposed by the police commission of city वाई। अब सिटी एक्स और सिटी वाई का यहाँ पे बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि सिटी एक्स में कितना क्राइम है या क्या है। वहाँ पे हमें कोई भी यहाँ पे एक्चुअल फिगर नहीं दी गई है सिटी एक्स और वाई की। हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते कि सिटी वाई में अगर ड्रास्टिक रिडक्शन हो गया है इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो ज़रूरी नहीं है कि सिटी वाई में भी हो जाएगा। तो ये अजम्पशन हम बिल्कुल ही मान सकते हैं कि सिर्फ इस स्टेटमेंट को पढ़ के कि सिटी एक्स में कम हो गया तो सिटी वाई में भी हो जाएगा, इसलिए ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। द सेवरिटी ऑफ क्राइम्स कमिटेड इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी डिक्रीजेज व्हेन एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स आर मूव्ड इनटू दैट डिस्ट्रिक्ट। सेवरिटी का मतलब होता है गंभीरता। जब जघन्य अपराध या कोई भी गंभीरता से अगर इंटेंसिटी को कहें, तो इंटेंसिटी का कोई डिपेंड नहीं करता यहाँ पे, ठीक है, इंटेंसिटी की डिपेंडेंस बिल्कुल नहीं करती अगर एडिशनल पुलिस ऑफिसर कहीं पे अगर कम पुलिस वाले भी हों तो वहाँ पे भी इंटेंसिटी क्राइम की बढ़ जाती है। एक क्राइम की इंटेंसिटी डिपेंड करती है सेवरिटी कि एक भी कोई बहुत ही ज़्यादा हार्शनेस वाला अगर कोई गंभीर अपराध हुआ हो तो उसके लिए यहाँ पे बिल्कुल भी कोई बात नहीं, सेवरिटी की यहाँ बिल्कुल बात नहीं की है, यहाँ सिर्फ लो क्राइम की बात की गई है। सेवरिटी का कोई डिपेंडेंस नहीं है लो क्राइम पे, तो इसलिए इसको भी हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये सेवरिटी की बात कर रहा है। सेवरिटी का कोई लेना देना नहीं है क्राइम रेट से, ठीक है। क्राइम कम भी हो, अगर क्राइम नंबर्स में कम हो, लेकिन अगर एक भी बहुत ही इंटेंसिटी वाला हाई क्राइम हो जाए तो वो फिर उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो ये हम इसको कंसीडर बिल्कुल नहीं करेंगे। अगले में चलते हैं। द नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड इन ऑल हाई क्राइम डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिटी वाई इज मोर देन ट्रिपल द नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड इन ऑल लो क्राइम्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिटी वाई। यहाँ पे देखिए डाटा, यहाँ कोई ऐसा डाटा नहीं दिया गया जहाँ से हम कोई फिगर फिर से यहाँ पे वही जैसे एक्स और वाई का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते थे, और वैसे ही हम यहाँ पे हमें कोई डाटा नहीं दिया गया
जैसे हम ये कह सकेंगे द नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड इन ऑल क्राइम डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिटी वाई इज मोर देन ट्रिपल द नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड इन ऑल लो क्राइम डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिटी वाई। इसलिए इसको भी हम यहाँ पे, ये इमटेरियल है, ठीक है। पुलिस कमिश्नर का कोई भी यहाँ पे डाटा नहीं दिया गया है, तो ये इमटेरियल स्टेटमेंट हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, इसकी हम यहाँ पे नहीं मान सकते इसको। अगला पढ़ते हैं, देयर आर मोर लो क्राइम डिस्ट्रिक्ट देन हाई क्राइम डिस्ट्रिक्ट सिटी वाई। यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा लो क्राइम डिस्ट्रिक्ट्स हैं दैन हाई क्राइम डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले सिटी वाई में। तो अब देखिए, लो क्राइम डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा है तो हाई क्राइम डिस्ट्रिक्ट से इससे बिल्कुल भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर अगर लो क्राइम डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा है हाई क्राइम डिस्ट्रिक्ट से, तो उससे क्या होगा, ठीक है, उससे आपको सक्सेस मिल जाएगी, इससे बिल्कुल नहीं हम ये अनुमान लगा सकते, इससे कोई धारणा नहीं निकल के आ रही। वो एक प्रपोजल दिया हुआ है कि एडिशनल पुलिस लगाने से ने देखा है सिटी वाई के क्राइम डाटा में कि थोड़ा सा क्राइम कम हुआ है, ठीक है। तो क्राइम डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, कि लो क्राइम डिस्ट्रिक्ट कह रहा है कम ज़्यादा है, कोई भी यहाँ पे फिर से वही बात करेंगे, कोई डाटा नहीं दिया गया है कि कितने अ, हो सकता है एक ही डिस्ट्रिक्ट में ऐसा फार्मूला यूज़ किया हो, ठीक है, बेसिस पर चेक किया हो, ठीक है। तो इससे भी हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास कोई यहाँ पे प्रूफ नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे जो प्रूफ दिया ही नहीं है तो हम ऐसी चीज़ को भी नहीं मान सकते। तो अब लास्ट ही बचता है यहाँ पे, चारों के चारों गलत हो गए, तो लास्ट ही सही होगा, तो पढ़ते हैं उसको भी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी फ्रॉम विच पुलिस ऑफिसर आर रिमूव्ड डू नॉट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट क्राइम। कह रहा है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी फ्रॉम विच पुलिस ऑफिसर आर रिमूव्ड डू नॉट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट क्राइम इंक्रीजेस शॉर्टली आफ्टर द रिमूवल ऑफ दोज ऑफिसर्स। ये जहाँ से पुलिस ऑफिसर को हटाया गया वहाँ उसके बाद क्या हुआ, क्राइम बढ़ने लग गया। तो ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल धारणा हम मान सकते हैं कि अगर वो कह रहा है कि एडिशनल पुलिस बढ़ाने से क्राइम कम हो जाता है, तो इसका मतलब कहीं से जहाँ पे कम था क्राइम फिर वो बढ़ जाएगा। अगर उसने कहा है पुलिस कमिश्नर ने कि जब भी किसी लो क्राइम सिटी से लो क्राइम डिस्ट्रिक्ट से एडिशन पुलिस वालों की मूवमेंट की जाए हाई क्राइम पे, तो हाई क्राइम पे क्राइम कम हो जाता है, तो इसका मतलब लो क्राइम में तो सिटी पुलिस कम हो गए ना फिर, तो इसका मतलब लोग तो यही कहेंगे ना कि अगर तुम बड़ी क्राइम वाली सिटी में पुलिस वाले भेज दोगे तो उस सिटी में जहाँ पे लो क्राइम है वहाँ तो क्राइम बढ़ जाएगा, यहाँ से यही धारणा निकल के आएगी। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इज दी ई, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा लास्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ई। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम है मशीन इनपुट। जैसे आपको दिख ही रहा होगा, एक इनपुट दिया हुआ है जिसमें हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो करके दिस लास्ट स्टेप ऑफ द रीअरेंजमेंट एज द डिजायर्ड अरेंजमेंट इज ऑब्टेन्ड एज पर द रूल्स फॉलोइंग अबव स्टेप्स, फाइंड आउट इन ईच ऑफ द क्वेश्चन द एप्रोप्रिएट स्टेप फॉर द गिवन इनपुट। तो इन बेस क्वेश्चंस पे क्या होता है कि जैसे एक मशीन है, उसमें हमने कोई इनपुट दिया, स्टेप बाय स्टेप उसमें उसने क्या प्रोसीजर फॉलो किया रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, बस हमें भी वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है। और पहले अरेंजमेंट देखनी है क्या हो रहा है, और फिर नंबर्स को किस तरह से चेंज हो रहे हैं, या वर्ड्स अगर होंगे या वर्ड्स और नंबर दोनों होंगे उनमें किस तरह से चेंजिंग हो रही है, फिर वो फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए पहले हम ढूंढते हैं इनपुट से स्टेप 1 में क्या चेंजेस हुई। तो 24 का देखिए, 24, 56, 36, 42, 18, 88, 98, 46, 38 और 58 ये नंबर्स हमें दिए गए हैं। तो पहले क्या हो रहा है स्टेप 1 में, सबसे पहले 24 का 12 बन गया, 56 का 28 बन गया, 36 का 18 बन गया, यानी कि एक हाफ हो रहे हैं नंबर ये, यानी कि मैं कहूँ डिवाइडेड बाई 2 हो रहे हैं। 58 को हाफ करेंगे तो 29, 38 का हाफ करेंगे तो 19। तो चलिए हम भी साथ साथ ही स्टेप बनाते रहेंगे इसके। 84 दिया हुआ है हमें इनपुट में, 36, 18, 34, 54 के बाद 28, फिर 74, 16, 56 और 78। तो पहले स्टेप में हाफ ऑफ किया तो इसको हाफ ऑफ कर लेते हैं। पहले आया 42, उसके बाद आया 18, फिर 9, फिर 17, फिर 32, फिर 14, फिर 37, फिर 8, फिर आया 28, फिर आया 39। तो फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में क्या चेंजेस हुई, 12 का 21, 28 का 82, 18 का 81, 21 का, यानी कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट की आपस में अदला बदली हो रही है, लेकिन सिंगल डिजिट का कोई नहीं है, सेम है। जैसे 09 का 19 ही बन गया, वो सिंगल डिजिट सेम है, बाकी डिजिट्स में इंटरचेंज हो रहा है। तो हम भी इंटरचेंज कर देते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेप में। 42 का हो गया 24, 18 का 81, 9 का 9 ही रहेगा, 17 का 71, 32 का 32 का हो जाएगा 23, 2 का 23, 14 का 41, 37 का 73, 8 का 80 रहेगा, 28 का 82 और 39 का 93। तो इस तरह से यहाँ पे चेंजेस हुई सेकंड स्टेप में। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। स्टेप 2 से स्टेप थर्ड में क्या चेंजेस हुई, 21 से देखो 24 बन गया, 82 से 85 और 32 से, यानी कि +3 ऐड हो रहा है यहाँ पे, तीन तीन ऐड हो रहा है सब में। 91 से 3 ऐड किया, 94 बन गया, 44 में 3 ऐड किया, 47 बन गया, तो 3 ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। 24 में 3 ऐड करेंगे 27, 81 में 3 ऐड करेंगे तो 84, 9 में +3 करेंगे तो 12, 71 में 3 ऐड करेंगे 74, 23 में +3 26, 41 +3 44, 73 +3 76, 8 + 3 11, और उसके बाद 82 +3 85 एंड 93 +3 96। तो तीन स्टेप हमारे यहाँ बन चुके हैं। फोर्थ स्टेप को देखते हैं हम, स्टेप 3 से स्टेप 4 में क्या चेंजेस हुई। 24 का 48, 85 का 170, 84 का 168, 15 का 30, यानी कि डबल हो रहे हैं हम नंबर, पहले हाफ हो रहे थे अब डबल हो रहे हैं। 12 का 24, 95 का 190, तो हम भी डबल कर लेते हैं इसको। 27 का क्या बन जाएगा 54, 27 का 54, 84 का 168, 12 का 24, 74 का 148, 26 का 52, 44 का 88, 76 का 152, पर 11 का 22, 85 का 170 और 96 का 192। तो इस तरह से डबल हो जाएंगे सारे नंबर। अब चलते हैं अपने फिफ्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ से फिफ्थ में क्या हो रहा है यहाँ पे, 48 से 58 बन रहा है, 170 से 179, 168 से 176, मतलब ऐड हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 90 से 91, ये +1 हो गया यहाँ पे, यहाँ +2 ऐड हो गया। तो अगर लेफ्ट से देखें तो 10 से स्टार्ट हो रहा है ये और 1 तक जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं ये नंबर, लेकिन 4 से 5 में क्या हो रहे हैं नंबर ऐड हो रहे हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने नंबर को ऐड करना है 10 से। तो 54 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 168 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 177, 177 हो जाएगा। उसके बाद 24 में हम कितने करेंगे 8 करेंगे तो 32, 7 इसमें करेंगे तो 150, 155 हो जाएगा। 7 10 9 8 7, अब 6 करेंगे इसमें ऐड तो 58,
5 इसमें ऐड करेंगे तो 93, 4 इसमें ऐड करेंगे तो 156 हो जाएगा। उसके बाद 3 इसमें ऐड करेंगे तो 25, 2 करेंगे 172 और 1 करेंगे 193। अब 6 स्टेप में चलते हैं अपने अगले स्टेप में। 5 से 6 में क्या हो रहा है, तो 58 का 13, 179 का 17, 176 का 14, 37 का 10, यानी कि 3 + 7 10 हो गया, 3 + 0 3 हो गया, यानी कि डिजिट्स का एडिशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप 5 से स्टेप 6 में एडिशन ऑफ डिजिट्स। तो हम भी एडिशन ऑफ डिजिट्स कर देते हैं। 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया, और इसमें 1 + 7 8, 8 + 7 15। उसके बाद 3 + 2 5, ये हो गया 11, ये हो गया 13, ये हो गया 12, ये भी 12, ये हो गया 7, ये 10 और ये हो गया 13। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 7 पे। तो 7 पे क्या हो रहा है, 13 से 9, 17 से 21, 14 से 12, 10 से 3 से 9, यानी कि 3 का मल्टीपल 3 करेंगे तो 9 होता है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो लेकिन अगर 13 को 3 से करेंगे तो 39 होता है, यहाँ पे 9 आ रहा है। 17 को 3 से करेंगे तो 51 होता है, यहाँ 20, मतलब कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिजिट्स को मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 1 × 3 3, और फिर 3 से करेंगे तो 9, 1 × 7 7, 7 3 21, 1 × 4 4, 4 3 12, 1 × 0 0 एंड 0 × 3 0, 3 3 9। तो इंडिविजुअली डिजिट से यहाँ पे हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। 1 × 0 3, 0 × 3 0, 1 × 5 5, 5 × 3 15, and 5 × 3 15, 1 × 1 1, 1 × 3 1 × 3 3, and 3 × 3 9, 1 × 2 2, 2 × 3 6, and same 6, 7 × 3 21, and same 0, and 1 × 3 3, and 3 × 3 9। तो हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 8 पे। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, 9 21 12 0 9 24 24 0 0 3, 0 यहाँ आ गया 3 9। इसका मतलब यहाँ पे सामने दिख रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेम नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो हम भी नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ गया 21, उसके बाद यहाँ पे है 15, फिर 15, उसके बाद यहाँ पे है 9, कितने टाइम्स है 9 यहाँ पे, 2 टाइम्स है, 6 भी 2 टाइम्स है, यहाँ पे 6 भी 2 टाइम्स है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 3, और 2 टाइम्स यहाँ पे आएगा 0। तो 21 15 15 9 9 6 6 3 एंड 0 एंड 0। तो ये रहा लास्ट स्टेप। स्टेप 8 तक ही हमने जाना है। स्टेप 8 इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस रीअरेंजमेंट। तो इस तरह से हमने रीअरेंजमेंट की, जो भी डिजाइन अरेंजमेंट हमें मिली है एंड पे, वो क्या मिली है 8 स्टेप में, 21 15 15 9 एंड 6 6 3 एंड 0 एंड 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेंथी क्वेश्चन था ये, हाँ इजी, लेकिन लेंथी क्वेश्चन था। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए जल्दी से जल्दी फाइंड करने की भी। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अब हम आ चुके हैं अपने अगले पड़ाव पे, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग पे। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए अब कोडिंग डिकोडिंग के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं 1 2 3, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इस टेबल पे हमने अप्लाई करना होता है। तो फिर हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर निकालना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दी हुई है हमें इंस्ट्रक्शंस, इफ ए वर्ड स्टार्ट्स विद ए वॉवल फॉलोड बाई ए वर्ड विद दैट स्टार्ट्स विद ए वॉवल। जैसे कि ये कह रहा है नीचे वाला वर्ड देखो, ये कह रहा है कि अगर ये वर्ड वॉवल से स्टार्ट हुआ है, जैसे पहला ए है तो ये वॉवल से स्टार्ट हुआ है, और फॉलोड बाय ये वर्ड जो दूसरा वर्ड है वो भी देखिए ओ है, ये भी वॉवल से स्टार्ट हुआ है। देन द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल दोज वॉवल्स प्रेजेंट इन बोथ वर्ड्स विल बी एडेड। तो जितने भी यहाँ पे वॉवल्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। प्लेस वैल्यू यानी कि जो उनकी अल्फ़ाबेट्स में प्लेस वैल्यू है, तो हमें प्लेस वैल्यू भी पता होनी चाहिए। जैसे ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, उस हिसाब से। चलिए इसी को पहले अप्लाई कर देते हैं। प्लेस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमें ऐड कर देते हैं। तो प्लेस वैल्यू ए की क्या होती है 1, सिर्फ वॉवल्स की लेनी है, प्लस के बाद ओ की ओ की प्लेस वैल्यू सब, अगर आपको डायरेक्ट प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो आप इस तरह से भी आपने पढ़ा होगा कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है बॉय, सी का एक्स क्रक्स, डी का डब्ल्यू ड्यू, ई का वी इवनिंग। इस तरह से ए का जेड, ई का वाई बॉय, सी का एक्स क्रक्स, डी का डब्ल्यू ड्यू, ई का इवनिंग के बाद एफ का फन, ठीक है, एफ का भी आपने पढ़ा होगा फन। उसके बाद जी का टी यानी कि जीटी रोड, उसके बाद एच का एस हाई स्कूल, फिर आई का आर इंडियन रेलवे, उसके बाद क्या आता है के का जे, सॉरी के नहीं, उसके बाद आएगा जे, आई के बाद जे आता है यानी कि जंगल क्वीन, आई के बाद जे क्यू यानी कि जंगल क्वीन, उसके बाद फिर के आएगा, पी कानपुर, फिर उसके बाद एल, एल का लव, ओ। तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, ओ का पूछा है। अब एल का हमें पता है क्या है, एल का 12 होता है, ठीक है, एल का 12 होता है, तो टोटल मिला के ये 27 बनना चाहिए, यानी कि 1 ये ए है, तो जेड कितना होना चाहिए 26, तभी 27 बनेगा। अब एल 12 है तो ओ कितना होगा 27 बनना चाहिए, तो ये 15 होगा। तो इसका मतलब हम ऐड कितना करेंगे यहाँ पे 15। उसके बाद यहाँ पे आया यू, यू किसके साथ है, एफ के साथ है, एफ का क्या होता है 6 होता है, तो यू का कितना हो गया 21, तो प्लस करेंगे 21। उसके बाद ई का, ई का 5 होता है, तो ये कितना होगा 5 में कितना ऐड करेंगे तो 27 बनेगा, 22 ऐड करेंगे तो प्लस कितना आएगा यहाँ पे ई का 22। उसके बाद प्लस हमें अब करना है ओ का दोबारा, ठीक है, तो ओ का हमें अभी निकाला था 15 आ गया। उसके बाद A1 के बाद यहाँ पे ई, एंड में ई का कितना आएगा 5, सॉरी यहाँ पे 22 नहीं आएगा, ई का अपोजिट ले लिया मैंने, यहाँ पे हमने क्या लेना है 5 ही लेना है। भावनाओं में बह गया मैं, 5 का अपोजिट वी ले लिया, हमें लेना था यहाँ पे ए, के बाद मैंने लिया O15, के बाद यू लिया मैंने 21, के बाद फिर से U5, और फिर ओ लिया 15, A1 और ई लिया 5। अब इसको करेंगे हम ऐड, 15 और 15 कितने हुए 30, और 5 और 5 10, 30 और 10 हो गए 40, 40 और ये 1 2 कितने हो गए 42, तो 42 और 21 कितने हो जाएंगे 63। तो एक तो आ गया हमारे पास 63। अब इन्होंने सम पूछा है 2 रोज का, तो रो 2 का तो हमने निकाल लिया, अब रो 1 का भी देखते हैं इसको फॉलो कर रहा है। इफ वर्ड स्टार्ट विद अ कंसोनेंट, देखिए कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, फॉलोड बाय ए वर्ड दैट स्टार्ट्स विद अ वॉवल, उसके बाद जो वर्ड है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल दूसरा वाला फॉलो होगा। देन द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल दोज वॉवल्स प्रेजेंट इन बोथ वर्ड्स विल बी मल्टीप्लाइड। अब यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा इनकी प्लेस वैल्यूज़ को, यहाँ पे हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है की प्लेस वैल्यूज़ को। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ई का, ई क्या होता है 5, के बाद आई का, आई इंडियन रेलवे, आई आ गया यानी कि 9 होता है इसका, आई की जगह आ गया 9, फिर से एक बार आई है 9 आ गया, और फिर ई है 5 आ गया, उसके बाद ए है 1 आ गया, और यहाँ पे ओ है यानी कि 15 आ गया यहाँ पे। तो टोटल पावर्स इन सब का हमने अब क्या निकालना है मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट निकालना है। 5 9, 5 इंटू 9 45, यहाँ भी 5 इंटू 9 क्या हुआ 45, और 1 इंटू 15 15। तो 45 का यहाँ पे स्क्वायर पूछा है, तो 45 का स्क्वायर कैसे निकलता है, 45 आपको पता है बेस 50 के पास है, तो जब बेस 50 के पास होता है हम क्या करते हैं 25 से माइनस करेंगे किसको, कि कितना 50 से कम है, ये बेस 50 से कितना कम है 5 कम है, 5 से माइनस करेंगे तो आया 20। उसके बाद जो 5 कम था इसका करेंगे स्क्वायर 25, क्या आया 45 का स्क्वायर
2025। उसके बाद यहाँ पे 15 से इसको करना है मल्टीप्लाई, 10 प्लस 5 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, कितना आया 20250। अब प्लस करेंगे इससे, प्लस करेंगे इसमें तो 5 to 5 25, 10 12 1, 5 2 10। हम कर देते हैं 5, इसको प्लस करेंगे 7 3 0 3 0 3 7 5, 30375 को 30375 हमें रिजल्टेंट आया रो 1 का। इसको प्लस करेंगे 63 के साथ, जब 63 के साथ प्लस करेंगे 8 3 30 438। तो पहला ऑप्शन जो है 30438 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो नाउ वी हैव रीच क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहला तो हमें वही दिया कि वॉवल से पहला वर्ड है और दूसरा भी फॉलोड बाई वॉवल है। पहला ही यहाँ पे कंडीशन फॉलो होगी कि फिर वर्ड स्टार्ट विद वॉवल फॉलोड बाई वर्ड डैश स्टार्ट विद वॉवल, देन द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल दोस वॉवल्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो पहली प्लेस यहाँ पर किस किस को ऐड करनी है, सिर्फ वॉवल्स को। तो ए का आ गया 1, उसके बाद आई का आ गया 9, फिर ए का 1, और यहाँ पे सेकंड वर्ड में कौन कौन सा है, आई, यानी कि 9 प्लस एक बार फिर से 9 और फिर 1। यहाँ पे देखिए कितने हैं 10, और 10 20, और 10 30। तो इसका रिजल्टेंट क्या है 30। इसको हमने क्या पूछा गया यहाँ हमसे कि फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट, इसके मल्टीप्लीकेशन करनी है जो रिजल्टेंट आएगा। तो दूसरा देखिए, दूसरा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आ रहा है फिर से कॉन्सोनेंट। तो ये थर्ड कंडीशन लगेगी, फिर वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वर्ड दैट स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट, देन द प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ बोथ द वर्ड्स। बोथ द वर्ड्स की फर्स्ट लेटर कौन सा है, सी और बी है, विल बी मल्टीप्लाइड। सिर्फ सी और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो सी का क्या प्लेस वैल्यू होती है 3, और बी की क्या होती है 2, तो 3 2 जा 6। तो इस 6 को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 180। तो 180 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो यहाँ पे भी सबसे पहले वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट है, तो वॉवल फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे वॉवल से वॉवल है तो ये नहीं होगा, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, ये रहा वॉवल एंड फॉलोड बाई ए वर्ड दैट स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट, तो ये वाला हम फॉलो करेंगे फोर्थ वाला। देन द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल दोस कंसोनेंट्स विल बी एडेड। अब यहाँ पे किसकी ऐड करनी है प्लेस वैल्यू हमें? कंसोनेंट्स की, तो आर की ऐड होगी। आर का क्या होता है? जैसे आई इंडियन रेलवे, ये 9 है तो आर का कितना होगा? 18। के बाद बी का 2, के बाद टी, जीटी रोड, तो जी का आपको पता है क्या होता है? 7 होता है, तो टी का क्या हो जाएगा? 20। ये आ गया 20। कितने हैं यहाँ पे? आर, बी और टी, 3 है। उसके बाद नंबर का आप एन का करेंगे, तो एन का तो पता ही होता है 14। उसके बाद एम को करेंगे, एम का 13 होता है, बी का 2, ई का 5। ई नहीं करेंगे हम क्योंकि ई वॉवल है, ई का हम नहीं करेंगे ऐड। यहाँ पे करना है आर का, यानी कि 18 का, तो इन सबको ऐड करेंगे। ये हो गया 20, ये भी 20 और ये भी 20, तो कितना बन गया? 60। और ये कितना हो गया? 27। 87 आ गया, पहला रिजल्टेंट हमें आया 87। अब दूसरा रिजल्टेंट निकालते हैं, यहाँ पे सेकेंड रो का रिजल्टेंट निकालते हैं। वहाँ पे पहला स्टार्ट हुआ कॉन्सोनेंट से और फिर आया वॉवल, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होकर आया वॉवल, यानी कि ये सेकंड कंडीशन। फिर वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वर्ड स्टार्ट विद द वॉवल, देन द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल दोज वॉवल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सभी वॉवल्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1 है, 2, आई का क्या होता है? 9, ओ का क्या होता है यहाँ पे? ओ का 15, उसके बाद ए का 1, फिर आई का 9, फिर उसके बाद ए का 1 और आई का 9। तो 9 का क्यूब क्या होता है? 9 9 729, उसको करना है हमने 15 से मल्टीप्लाई, तो 7290 और 5 को करेंगे इससे, कितना आ जाएगा? 510935, 10935 आया यहाँ पे इसका रिजल्टेंट। तो हमसे अब पूछा गया कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट व्हेन देन रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो का रिजल्टेंट को हम डिवाइड अगर करेंगे फर्स्ट रो से, तो करते हैं इसको डिवाइड। 10935 को ने डिवाइड करना है 87 से, पहले तो 187 ही आएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 से करेंगे, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, ये से करेंगे ना आया 59, और 59 49 ना आएगा यहाँ पे, 49 आएगा ये, और 4 13, 7 और 8 4 12, 49 आएगा। और हम 5 को नीचे उतारेंगे, कितना आएगा यहाँ पे? तो किससे करेंगे? 1 2 वाला हमारे पास ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और बचा है 5 ही बचा है यहाँ पे, तो 5 से ही करेंगे इसको। कितना आया? ये आया एक। अब किससे करेंगे इसको? 5 से किया था तो 435 आया था, अगर हम 7 से करेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा, तो इसको 6 से ही करना पड़ेगा, तो 6 से करना पड़ेगा। इस तरह से आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 है, तो 0.68 125.68 ही इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो होगी। यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सोनेंट है और यहाँ दूसरा वर्ड जो फॉलो हो रहा है उसमें भी कॉन्सोनेंट है, तो दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। जब कॉन्सोनेंट्स के बाद कॉन्सोनेंट्स आएंगे तो थर्ड कंडीशन फॉलो होगी यहाँ पे, इफ ए वर्ड स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वर्ड स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट देन द प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ बोथ वर्ड्स विल बी मल्टीप्लाइड। तो एफ और टी को हमने क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। एफ का होता है 6 और टी का होता है 20, तो कितना हो गया 120। तो फर्स्ट रो 1 का रिजल्टेंट हमारे पास आ गया 120। अब रो 2 का रिजल्टेंट निकालते हैं। यहाँ पे वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट वाला फोर्थ कंडीशन थी, इफ ए वर्ड स्टार्ट विद a vowel followed by a word that starts with a consonant then the place value of all those consonants will be added। consonants को ऐड करने के लिए कह रहे हैं, तो f6 प्लस p का हो गया 3 प्लस p का यानी कि कानपुर, तो k का क्या होता है यहाँ पे 11, तो ये कितना आएगा 16, तो इसका मतलब p का हो गया 16। उसके बाद r का 18 इंडियन रेलवे, ये आया 9, ये आया 18 आर का। उसके बाद एस का क्या होता है हाई स्कूल, एस का हाई स्कूल 8, तो यहाँ पे कितना आएगा 19 प्लस 19 प्लस एन का कितना होता है 14। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, 12 प्लस 3 15 प्लस 16 31 प्लस 18 49 प्लस 19 68 तो प्लस 14 करेंगे 82, तो इसका रिजल्टेंट कितना आया 82। अब हमें ये क्या कह रहे हैं, वन फाइंड द एवरेज, इनका एवरेज निकालने के लिए कह रहा है, तो 180 प्लस 82 का एवरेज निकालते हैं, तो 120 प्लस 80 200 202 अपॉन 2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 101, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा 101, ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों सेशन को यही रैपअप करते हैं। अगर आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके साथ अब मिलते रहें। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। तो मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।